बाद अब मौसम सुहाना होने लगा है। दिन बड़े और रातें छोटी हो रही हैं। पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ रहे हैं और नई हरी पत्तियां उगने लगी हैं और मौसम का ये बदलाव देश के सियासी माहौल में भी महसूस किया जा सकता है। आप जानते हैं कि इस साल के विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और आज पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के साथ साथ उपचुनावों के नतीजे भी आ गए हैं, जिनमें पहली नजर में बीजेपी विजेता लग रही है। लेकिन गौर से देखें तो पता चलेगा कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए जीत का पैगाम लेकर आए हैं। दरअसल अभी तो केवल लिफाफा खुला है और 2024 तक जब पूरी चिट्ठी खुलेगी तो क्या कांग्रेस की जीत की इबारत उसमें लिखी होगी, ये देखना होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने इन चुनावों में वहां भी जीत हासिल की है जहां पहले वो शून्य पर थी या कई वर्षों से जीती ही नहीं थी। जैसे त्रिपुरा में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं था और इस बार उसने वाम दल के साथ गठबंधन किया था। पिछले चुनावों में कांग्रेस को एक भी सीट त्रिपुरा में नहीं मिली थी, फिर उपचुनावों में 2 सीटें उसे मिली और इस बार 3 सीटों पर कांग्रेस जीती है, जबकि वाम दलों के पास 11 सीटें आई हैं, यानी कि कुल 14 सीटें इस गठबंधन के पास हैं। आप देख भी सकते हैं जो स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, लेफ्ट प्लस यानी वाम दल का जो गठबंधन है 14 सीटें इस गठबंधन के पास है। त्रिपुरा की बात कर रहा हूं, त्रिपुरा नीचे हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मेघालय की तरफ अगर चले तो मेघालय में पिछले चुनावों में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 21 सीटें जीती थी, 2018 की बात कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद दल बदल का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा और उसकी सीटें शून्य हो गई, यानी सारे के सारे जो हैं 21 के 21 विधायक इधर उधर चले गए, जिनमें से 12 विधायक फाइनली टीएमसी में गए थे। फिर भी इस बार मेघालय में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं। नागालैंड आइए आप, तो नागालैंड में 2018 में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि इस बार उसे 5 सीटें मिली हैं। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, जबकि भाजपा की नागालैंड में सीटें 12 की 12 रही हैं। त्रिपुरा में 36 से इस बार उसे 32 भाजपा को मिली हैं, यानी भाजपा 36 से 32 पर आ गई है। आप देखेंगे त्रिपुरा में ये जो 33 प्लस है, बीजेपी प्लस में जो 33 है, इसमें से 32 भाजपा की है और एक इंडिजिनियस पीपुल्स ट्राइबल फ्रंट, इंडिजिनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये ट्राइबल पार्टी है और उसके पास पिछली दफा 8 सीटें थी, जबकि इस बार 1 सीट है, यानी 32 प्लस 1 33 सीटें भाजपा गठबंधन को त्रिपुरा में। तो 36 से कहां 36 पर भाजपा खुद अकेली थी और इस बार 32 पर आ गई है और अपने गठबंधन के साथ 33 सीटों पर। और मेघालय में भी अगर देखें तो 6 से अब जो पिछली दफा मेघालय में 2018 में 6 सीटें थी भाजपा को, इस बार 2 सीटें भाजपा की आई हैं। मेघालय की बात हम कह रहे हैं और ऊपर आप मेघालय में ब्लू कलर में आप देखिए, मेघालय 2 सीटें भाजपा के खाते में। तो अब किसी भी तरह गुना भाग करके ये तय मानिए कि भाजपा सरकार तीनों राज्य में बना लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसे जनादेश मिलना कहा जाए या नहीं, ये जनता को सोचना चाहिए। पूर्वोत्तर को लेकर के एक अजीब सी बात कही जाती है कि जिसकी सरकार दिल्ली में है उसके साथ पूर्वोत्तर चला जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर की जनता जाती है या पूर्वोत्तर की पार्टियां जाती हैं, ये वहां की जनता को सोचना चाहिए। खैर, वो उनके विवेक पे है। विधानसभा के साथ साथ उपचुनावों के नतीजे भी ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पर लोगों का भरोसा फिर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के कस्बा पेठ के चुनावों में कांग्रेस को 28 साल बाद जीत मिली है और 1995 के बाद भाजपा यहां पहली बार हारी है। 1995 और 2023 है, 28 साल बाद यहां पर भाजपा पहली बार हारी है। यह महाराष्ट्र के कस्बा पेठ सीट की हालत है वो मैं बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल की तरफ अगर आए तो सागर दिघी एक सीट है जहां उपचुनाव हुआ है और सागर दिघी सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपना खाता खोला है, क्योंकि पिछली दफा कांग्रेस शून्य हो गई थी, जबकि यहां मुख्य मुकाबला टीएमसी और भाजपा के बीच माना जा रहा था। खासकर सागरदिघी सीट की बात मैं कर रहा हूं, उपचुनाव की बात कर रहा हूं, जहां टीएमसी के ही कैंडिडेट की मौत के बाद, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। अब चलें जरा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की इरोड सीट पर, इरोड, जी हां, तमिलनाडु की इरोड सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है।
महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार में कांग्रेस छोटी भागीदार थी, तमिलनाडु में भी डीएमके के साथ कांग्रेस की यही स्थिति है और पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस को दौड़ में समझा ही नहीं जाता है। फिर भी इन 3 राज्यों के उपचुनावों में कांग्रेस की जीत ये बतलाती है कि देश का सियासी मौसम बदल रहा है। मौसम का बदलाव अब बीजेपी पर और असर डाल सकता है दोस्तों, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऐसे फैसले लिए हैं जिनका बीजेपी की रणनीतियों पर दूरगामी असर हो सकता है। आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार पर अडानी ग्रुप की जांच का दबाव बढ़ रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले पर सेबी को 2 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही रेगुलेटरी मैकेनिज्म की समीक्षा के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का भी गठन किया है। इस कमेटी में चेयरमैन समेत कुल 6 सदस्य शामिल हैं। एक्सपर्ट कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सापरे करेंगे। इस कमेटी में ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवधर, केवी कामत, नंदन नीलकेनी और सोमशेखर सुंदरेशन भी शामिल हैं। ये टोटल 6 लोग हैं इस कमेटी में जो जांच करेंगे और सेबी को इसका अधिकार भी दिया गया है। कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने लाइए, खासकर हिंडनबर्ग और अडानी का जो मामला चल रहा है। हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट अपनी सार्वजनिक की है पब्लिक में ला करके, और उसके बाद से जो स्थिति बनी हुई है अडानी साहब की, उसके बारे में अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने और 6 अलग-अलग 6 लोगों की समिति बन चुकी है। इसके अलावा अगर आगे बढ़ें तो आज इलेक्शन कमीशन, जी हां, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इलेक्शन का दिन और इलेक्शन कमिश्नर की बात हो तो लोगों की नजरें टेढ़ी होंगी, कान खड़े होंगे कि आखिर बात क्या हो रही है। जी हां, बात यह हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो जो बड़ा दल है, बड़ी पार्टी है, उसका नेता और सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पैनल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी एक कानून लेकर आइए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का। पहले सिर्फ सरकार, केंद्र सरकार इसका चयन करती थी और इस पर भी एक आरोप पत्र दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की एक संविधान पीठ ने आज ये अहम फैसला सुनाया है। इसमें सीजेआई नहीं है, आप देख लीजिए, इन नामों में जो 5 जजों की पीठ है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। जस्टिस के.एम. जोसेफ, जो इस पीठ के एक सदस्य हैं, उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। तो दोस्तों, यह बहुत अहम टिप्पणी है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के आरोपों को जमीन मिल रही है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की कमी होती जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के ये 2 फैसले, एक चुनाव आयोग और दूसरा हिंडनबर्ग अडानी मामला, तो ये जो 2 फैसले हैं और इसके साथ साथ चुनाव के नतीजे सब मिलकर किस तरह देश की सियासी दशा और दिशा तय करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी उठता है कि क्या सियासी मौसम बदल रहा है? क्या आज के फैसले और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों सहित त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन 3 राज्यों सहित जो 5 राज्यों की 6 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, उससे बीजेपी को झटका लगा है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। और आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक सुबह 7:30 बजे से हमारे साथ जुड़े रहे। बीच में एक छोटा सा ब्रेक था और फिर से न्यूज पॉइंट में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं दोस्तों। और जो जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। बहुत अहम दिन आज देश के लोकतंत्र के लिए। सियासी हवा किस दिशा में है और मौसम क्या बदल रहा है, यह हम समझने की कोशिश करेंगे इस 1.5 घंटे